अतीक अहमद और अशरफ अहमद की डेड बॉडीज को एक्सरे के लिए कॉलविन हॉस्पिटल लाया गया है। उसी कॉलविन हॉस्पिटल जहां पर बीती रात गोली मारकर दोनों की हत्या कर दी गई थी। पंकज जी, क्या खबर है? देखिए, इसमें एक प्रक्रिया होती है पोस्टमार्टम से पहले। जहां स्वरूप रानी मेडिकल कॉलेज ले जाया गया था दोनों को पोस्टमार्टम के लिए, वहां ये फुल बॉडी एक्सरे की सुविधा नहीं है। इसीलिए ये जो गेट देख रहे हैं ना, ये गेट नंबर 1 हो गया, ये गेट नंबर 2 हो गया। पीछे गाड़ियां दिख रही हैं आपको, तो गेट नंबर 2 से दोनों की बॉडी को लाया गया है और उसमें फुल बॉडी एक्सरे होगा। उसमें देखा जाएगा कल जो कई राउंड फायरिंग हुई है तीनों बदमाशों ने जो से मारा है अतीक और अशरफ को, तो उसमें कोई उसके बॉडी में गोली फंसी हुई तो नहीं है। पोस्टमार्टम करने से पहले ये लीगो मेडिकल जो है वो प्रोटोकॉल होता है, इसीलिए दोनों की बॉडी को यहाँ लाया गया। और देखिए, इसी गेट से लाया गया था, इसी गेट से अतीक अहमद उतर कर आया था और ठीक इसी जगह पर, यानी ये जहां पर सफेद चूना डाला गया है, यहीं पर गोलियों के तड़तड़ाहट से पूरा इलाका गूंजा था और यहीं पर गोलियां मारी गई थी और ये इलाका पूरा खून से सन गया था। अब उस इलाके में चूना डाल दिया गया और इस वक्त पूरी सिक्योरिटी बढ़ाई गई। एक बार सिक्योरिटी की तस्वीरें और उसके बाद अपने सहयोगी विनय रघुवंशी के पास चलूंगा। और आप देखिए, पीएससी के जवानों को यहां पर तैनात किया गया है। बड़ा एक्शन देखने को मिल रहा है क्योंकि एक बार फिर से इसी परिसर में अतीक अहमद और अशरफ अहमद की डेड बॉडीज को लाया गया है एक्सरे के लिए। जैसा कि मेरे सहयोगी पंकज बता रहे थे, बैरिकेडिंग कर दी गई है। पुलिस कर्मियों को निर्देश दिया गया कि उस गेट पर, जिस गेट से अशरफ और अतीक की डेड बॉडीज को एक्सरे के लिए लाया गया है, उस गेट पर किसी को जाने की इजाजत नहीं है, आगे किसी को बढ़ने की इजाजत नहीं है। यहां के बाद पंकज जी प्रोसीजर क्या होगा? इसके बाद फिर से वही स्वरूप रानी मेडिकल कॉलेज ले जाया जाएगा और दोनों अतीक और अशरफ का पोस्टमार्टम होगा। और उस पोस्टमार्टम के लिए जो सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन है, डॉक्टरों का पैनल होगा, उसकी वीडियोग्राफी कराई जाएगी। फिर उसके बाद उनके पार्थिव शरीर को जो है उनके परिवार को दिया जाएगा, फिर वो सुपुर्द खाक होगा। अच्छा, और इस बीच एक बड़ी खबर यह है कि शाइस्ता परवीन, जो कि अतीक अहमद की पत्नी है, अशरफ अहमद की भाभी है, वो इस पूरे मामले में सरेंडर करने की खबर आ रही है। क्या कुछ है वो डिटेल्स बताएंगे विनय रघुवंशी। विनय, कल से आप इस स्टोरी को ट्रैक कर रहे हैं, बहुत सारी ब्रेकिंग न्यूज आपने बताई, लेकिन ये बताइए, खबर ये आ रही है कि शाइस्ता परवीन इस मामले में सरेंडर कर सकती है। कहां पे सरेंडर कर सकती है, थाने में या कोर्ट में, कहां जाएंगी, क्या खबर है आपके पास? देखिए, जो हम लोगों के पास जो इनपुट मिली है वो ये है कि 3 थाने ऐसे हैं जहां पर शाइस्ता परवीन के जो वकील हैं उन्होंने आज सुबह से ही डेरा डाल रखा है, यानी कि पूरा मुफ्ती थाना है और खुलदाबाद थाना है और एक धूमनगंज, जहां पर शाइस्ता परवीन के जो वकील है वो वहां पर लगातार बरकरार बने हुए हैं। तो ऐसे में माना जा रहा है कि शाइस्ता परवीन किसी वक्त भी इन तीनों थाने में से किसी भी थाने में आके सरेंडर कर सकती है, क्योंकि उसके पास अब कोई रास्ता नहीं बचा है। क्योंकि एक तरफ जहां पर उसके पति और उसका जो देवर जो है वो दोनों मौत के घाट उतार दिए गए हैं, वहीं उसका बेटा जो है असद को भी कहते मौत के घाट उतार दिया गया इनका एनकाउंटर में। तो 2 बेटे जो हैं उसके अभी भी जेल के सलाखों के पीछे हैं, उमर और अली, और वहीं 2 नाबालिग जो उसके बेटे हैं, अबान और कहते हैं एजम, वो भी कहते हैं बाल संरक्षण गृह में। तो ऐसे में शाइस्ता परवीन के पास अब कोई ऑप्शंस नहीं बचा है, कोई ऑप्शन नहीं बच रहा है। लेकिन इस बीच ये पूरा घटनाक्रम कब, कहां, कैसे हुआ, वो डिटेल आप तक पहुंचाना बहुत ज्यादा जरूरी है और वो डिटेल में पहुंचा रहा हूं आपको। एक एक तस्वीर दिखाने की कोशिश। भारी तादाद में सुरक्षा बलों को तैनात किया गया है। आंसू गैस के गोले चलाने वाली गन भी इनके हाथों में देखी जा सकती है, डंडे इनके हाथ में है, राइफल्स इनके हाथ में है, क्योंकि संभावना यह जताई गई थी कि अतीक अहमद और अशरफ अहमद की मौत के बाद पूरे प्रयागराज में माहौल खराब हो सकता है और एहतियातन चकिया से लेकर, इसके अलावा धूमनगंज से लेकर, कॉलविन हॉस्पिटल से लेकर, स्वरूप रानी मेडिकल कॉलेज से लेकर हर जगह पर सुरक्षा बढ़ाई गई थी। लेकिन कल क्या हुआ था वो जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। वीरेंद्र, मेरे कैमरा पर्सन, आपको दिखाएंगे तस्वीरें। सीधे आपको बाहर लिए चलते हैं और बाहर से लेकर अंदर तक की तस्वीर दिखाएंगे और आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि यह हत्याकांड कैसे हुआ। दिन के उजाले में आपको बताते हैं, बीती रात 10:30 बजे इसी सड़क से, जो धूमनगंज थाने से यह सड़क आती है और ठीक मोतीलाल नेहरू मंडली चिकित्सालय, यहां पर उसका मेडिकल कराया जाना था। दोनों ने अनईजीनेस की शिकायत की थी और यह बताया था कि उन्हें उलझन है। इस बात की शिकायत के बाद 11 पुलिसकर्मी 3 गाड़ियों में सवार होकर इसी हॉस्पिटल में उनको लेकर आए। गाड़ी यहां से यू टर्न लेती है। यू टर्न लेने के बाद तीनों गाड़ियां यहां पर रुकती हैं। सबसे आगे एक व्हाइट कलर की बोलेरो होती है, बीच में एक महिंद्रा DI जीप होती है और उसके ठीक पीछे एक व्हाइट कलर की स्कॉर्पियो होती है। बीच वाली गाड़ी में अतीक अहमद सवार रहता है और उसको उतारा जाता है। पुलिसकर्मी उसका घेरा बनाते हैं और इस दौरान इसी गेट से, जहां पर ये तमाम पुलिसकर्मी, पुलिस फोर्स आपको नजर आ रही है, बॉडी आर्मर पहने हुए हैं, बॉडी कैम्स लगाए हुए, राइफल, डंडे, आंसू गैस के गोलों से लैस होकर, क्योंकि इस वक्त अतीक अहमद और अशरफ अहमद की डेड बॉडीज इसी हॉस्पिटल में जहां कल गोलीकांड हुआ था और पूर्वांचल के सबसे बड़े माफिया को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया गया था। न सिर्फ पूर्वांचल के सबसे बड़े माफिया, बल्कि अतीक अहमद के साथ साथ उसके भाई अशरफ अहमद को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया गया था।
वो लोग यहाँ गाड़ी से उतरते हैं और इसी रास्ते से होते हुए इसी गेट का दरवाजा खुलता है और दरवाजा खुलने के बाद वो यहाँ से दाखिल होते हैं और यहाँ तक पहुँचते हैं। मीडिया कर्मी जो कि पहले से उनका इंतजार कर रहे होते हैं क्योंकि ये खबर लग चुकी होती है कि धूमनगंज पुलिस उनको लेकर मेडिकल कराने के लिए इस कॉल्विन हॉस्पिटल में पहुंच चुकी है। ठीक यहाँ पर जहां पर इस वक्त व्हाइट पाउडर नजर आ रहा है, ठीक इसी जगह पर अतीक को रोकने की कोशिश होती है। अतीक इस तरफ से गेट के अंदर दाखिल होता है, अतीक को यहां पर रोकने की कोशिश होती है और वो पत्रकारों का सवालों का जवाब देने के लिए ठिठकता है, एक कदम रुकता है और उससे पूछा जाता है कि असद के अंतिम संस्कार में आप शामिल क्यों नहीं हुए। अतीक जवाब देने की कोशिश करता है और ये कहता है कि मुझे अनुमति नहीं मिली तो मैं क्या करूं। अगला सवाल जैसे ही पत्रकारों ने दागा उसके बाद सवाल का जवाब नहीं आता है बल्कि गोलियों की तड़तड़ाहट से यह पूरा इलाका गूंज जाता है। उस वक्त अतीक के साथ तकरीबन 11 पुलिसकर्मी मौजूद थे क्योंकि 32 से लेकर 42 तक पुलिसकर्मियों की ड्यूटी लगाई गई थी थाने में जब अतीक अहमद रहता है। और उसके बाद आप देखिए कि यहां पर सुरक्षा कैसे बढ़ाई गई है। हमारे लगातार तमाम सहयोगी इस वक्त बने हुए हैं, उनका एक बार फिर से रुख करते हैं। पंकज जी, जब रात में पुलिसकर्मी, क्योंकि FIR जब मैं देख रहा था तो उसमें मैंने देखा कि ये कहा गया 19 पुलिसकर्मी थे, लेकिन मौके पर जब जो लोग थे, क्योंकि हम उस स्पॉट की तस्वीर दिखा रहे हैं जहां पर गोली मारी गई थी, इसी गेट से अतीक अहमद दाखिल होता है, लगभग 10 से 12 कदम गाड़ी से उतरता है और यहां पर आता है, पत्रकारों का सवालों का जवाब देने की कोशिश करता है। जवाब दे पाता, उसके बदले गोलियां चलती हैं और उसमें मौत के घाट उतार दिया जाता है। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि इससे पहले जब धूमनगंज से जब भी अतीक और अशरफ को काफिले में ले जाया गया है, आपने 3 गाड़ियां देखी होंगी, एक बिना नंबर की स्कॉर्पियो और 2 बोलेरो गाड़ी। लेकिन कल जब रात 10:15 बजे के करीब में, 10:20 के करीब में यहाँ पर अतीक और अशरफ को लाया जाता है तो बिना नंबर वाली स्कॉर्पियो गाड़ी नहीं रहती है, 2 ही बोलेरो रहती है। यानी सुरक्षा के जो पहले से इंतजाम होने चाहिए थे उससे भी कम था और गाड़ी को आप अंदर भी ला सकते थे। दोनों गाड़ियां वहां रुकी, पैदल ही उसको लाया गया, पत्रकार उसके साथ थे। उसके बाद जो हुआ वो सारा वीडियो में आपने देखा है। लेकिन जो जर्नलिस्ट के भेष में हत्यारे आए थे उनकी गाड़ी यहां पर पार्क थी और मैं वो तमाम निशान पंकज जी दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। ये निशान देखिए, क्योंकि फॉरेंसिक की टीम जब यहां पर आई है, मार्किंग की है, तो मुझे 26 मार्किंग नजर आ रही है। वो मार्किंग्स दिखाइए, देखिए 17 नंबर की मार्किंग, 18 नंबर की मार्किंग, 19 नंबर की मार्किंग, 20 नंबर की मार्किंग और इसके साथ साथ इस तरफ देखेंगे आप तो यहां लगभग 26 मार्किंग की गई है और ये व्हाइट कलर के गोले में आपको नजर आएगा। यहां तक कहीं पर बुलेट बिखरी हुई थी, कहीं उनकी बाइक थी, कहीं कैमरा था, कहीं हाथ में माइक आईडी थी, कहीं पिस्टल थी, कहीं जो कार्टिजेस थे वो पड़े हुए थे। उन सब के बीच इस इलाके को FSL ने अपने घेरे में लिया था। विनय, इस इलाके को फिलहाल तो खाली कर दिया गया है, बैरिकेड्स हटा दिए गए हैं, डू नॉट क्रॉस के बोर्ड हटा दिए गए हैं, लेकिन जब सब कुछ यहां हो रहा था उस वक्त जो जर्नलिस्ट यहां पर मौजूद थे उनसे आपने बातचीत की थी, क्या हुआ था एग्जैक्टली और किन परिस्थितियों में यह गोलीकांड हुआ? देखिए, जो इस वक्त घटना के समय जो जर्नलिस्ट यहाँ पे मौजूद थे, जो उन्होंने बताया, वो मंजर वाकई में देख के और सुन कर ऐसा लग रहा था कि जैसे कि पूरा प्री प्लान हो, क्योंकि उन लोगों का लोकेशन भी जो है वो पुलिस को मिला था कि घटना से एक दिन पहले वो जो तीनों बदमाश है वो यहाँ पे मूवमेंट किए थे। यानी कि उन्होंने बाकायदे रेकी की और ये अनुमान लगा लिया कि मीडिया से अच्छा कोई सहारा अतीक अहमद और अशरफ के नजदीक जाने का, के घाट से उतारने का नहीं है, उसके घाट, हाँ बिल्कुल नहीं है। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि उन लोगों ने पूरी प्लानिंग करी, उसके बाद उन्होंने कैमरा कहीं से अरेंज किया होगा, फिर आईडी कहीं से अरेंज करी और उसके बाद वो धीरे धीरे उस नजदीक तक आए और जब उनको लगा कि सही और सटीक निशाना लग सकता है तो उन्होंने उस मौके का तुरंत फायदा देखते हुए उठाया। लेकिन सवाल यह भी उठता है कि कहीं ना कहीं जब उन्होंने गोलियां जब दागी तो उनके हाथ बिल्कुल नहीं कांपे, यानी कि कहा जा सकता है ये बिल्कुल प्रोफेशनल किलर थे। लेकिन पुलिस की जो FIR है उसमें जो कहानी है उस कहानी में बड़े सारे झोल हैं। पुलिस एक तरफ ये कह रही है कि वो हत्या करके, FIR में जो बात मेंशन है कि वो हत्या करके भाग जाना चाहते थे, तब वीडियो कुछ और गवाही दे रहा है। इसी परिसर में जहां पर इस वक्त हम लोग खड़े हैं, ग्राउंड जीरो पर गोलीबारी हुई, वो तमाम निशान देख रहे हैं और इस वक्त भारी पुलिस बल की तैनाती देखिए कि हत्याकांड के बाद भी इस पूरे इलाके को छावनी में तब्दील किया है। एक बार फिर से अतीक और अशरफ की डेड बॉडीज को यहां पर लाया गया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये कि हत्यारों ने आखिरकार रेकी कब की, उनके पीछे मास्टरमाइंड कौन था, और सवाल यह भी है कि आखिरकार उन्होंने पत्रकारों का चोला ओढ़ा तो क्यों ओढ़ा। पंकज ये बताइए कि आखिरकार सबसे इजी टारगेट, इतनी आसानी से जो थ्योरी पुलिस के FIR में है, वो थ्योरी तो ये कहती है कि हम फेमस होना चाहते थे, हम यहां पर आए और हम एज ए जर्नलिस्ट आए, हम सरेंडर भी नहीं करना चाहते थे, हम भाग जाना चाहते थे। लेकिन वीडियो कुछ और कहानी बयां कर रहा है, FIR कुछ और कहानी बयां कर रहा है। मामला और माजरा क्या है?
देखिए, बात सही है कि सवाल उठते हैं और सवाल उठने भी चाहिए। वीडियो के एक हिस्से में अगर आप देखिएगा तो दो तीन पुलिस वाले हैं, एक एसएलएंट्स को वो पकड़े हुए हैं इस तरीके करके, और वो चिल्ला रहा है और धार्मिक नारे लगा रहा है। पुलिस का ये क्लेम है कि वो भागना चाहते थे, हमने पकड़ लिया है, जबकि आपने देखा होगा कि वो बहुत इजीली थे और पुलिस वालों ने भी कोई रेजिस्टेंस नहीं किया जब वो फायर कर रहे थे। हालांकि पहले ये बात आ रही थी कि उन लोगों ने सरेंडर किया, लेकिन एफआईआर की कॉपी में ये दिख रहा है कि नहीं, सरेंडर नहीं किया, बल्कि वो भागना चाहते थे। शूटर सनी सिंह, जो 3 शूटर्स थे जिसमें लवलेश, अनिल और शनि का आपराधिक रिकॉर्ड है। लगभग 14 मामले उसके खिलाफ दर्ज पाए गए हैं। शूटर सनी सिंह का आपराधिक रिकॉर्ड सामने आ गया है। क्या है वो दिखाएंगे और अपने सहयोगी से हम लगातार बातचीत भी करते रहेंगे। और देखिए, कल जब यह हत्याकांड किया गया तो पॉइंट ब्लैंक गोली मारी गई है, यानी निशाना इतना सटीक, जिन पिस्टल्स का इस्तेमाल किया गया और गोलियों का इस्तेमाल किया गया, उसको लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। मगर जो सवाल खड़े हो रहे हैं, ये कहा जा रहा है कि ये शौकिया बदमाश हैं, ये तीनों अरेंज हुए और सिर्फ अपना नाम कमाने के लिए इतनी बड़ी घटना को अंजाम दे देना, क्या ये बात गले से उतरती है आपके? देखिए, इसकी जांच होनी बाकी है कि तीनों अलग अलग शहर के हैं। तीनों में एक कॉमन फैक्टर है कि तीनों का क्रिमिनल बैकग्राउंड था। तीनों प्रयागराज कैसे आए, इन्होंने क्या किया, पहले से इनको कैसे पता था कि इस तरीके से वो आएगा, पुलिस कस्टडी मिलेगी और ये सारी चीज़ें करेंगे। और ये बात कह देना कि तीनों फेमस होना चाहते थे, तो एक यही बहाना था। तीनों का कॉमन फैक्टर क्या था? तो बहुत सारी चीज़ें गड्ढमड है जिसकी जांच परख होनी चाहिए। लेकिन ये बात सही है कि ये लोग अगर आए तो यहाँ पर बात आती है इंटेलिजेंस इनपुट की, कि आते हैं, प्लानिंग करते हैं, कैमरा है, माइक है, सारी चीज़ें हैं उनके पास। तो क्या इस तरह का कोई इंटेलिजेंस इनपुट नहीं था कि पहले से हम इसको प्रीएम्प्ट कर सकती थी? मतलब घटना होती बड़ा इंटेलिजेंस फेलियर आप भी इसको मानते हैं। और देखिए, एक बड़ी खबर आ रही है कि जिन पिस्टल्स का इस्तेमाल किया गया वो तुर्की मेड थे, जिगाना पिस्टल जिसको कहा जाता है। उन पिस्टल्स की कीमत अंतरराष्ट्रीय बाजार में 4 से 5 लाख रुपए तक है। तो क्या सिर्फ नाम करने के लिए, जिस तरह का बैकग्राउंड है इन शूटर्स का, उन्होंने इतना पैसा कहां से आया, इनके फाइनेंसर कौन थे? और क्या सवाल ये कि महज फेमस होने के लिए इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट ये करने की क्षमता रखते थे या फिर नहीं रखते थे? जिगाना मेड पिस्टल का जिक्र आ रहा है जो हत्या में इस्तेमाल किया गया, और खबर ये भी, यही पिस्टल का इस्तेमाल पंजाब में सिद्धू मूसेवाला के हत्याकांड में इस्तेमाल किया गया था। विनय, जिगाना मेड पिस्टल्स जो कि तुर्की से आती है, और ये कहा जा रहा है कि इनका जो बैकग्राउंड है, जब आप बैकग्राउंड में जाएंगे तो आप परिवार से ये इतने मजबूत नहीं थे कि 5-5 लाख की 3 पिस्टल खरीद सकते, 2 बाइक खरीद सकते, कई दिनों से आकर यहां पर डेरा डालते, इंटेलिजेंस को धत्ता बता देते और सिर्फ शौकिया इस घटना को अंजाम देते थे। मतलब साफ है कि कोई ना कोई तो मास्टरमाइंड है जो अब तक सामने नहीं आ पाया है। आपका अनुभव क्या कहता है? देखिए, ये तो साफ एक तरीके से है, क्योंकि जिस तरीके से जिस पिस्टल का इस्तेमाल किया गया, उस पिस्टल की कई खासियत भी है, यानी कि निशाना ना चूकना, और दूसरी चीज ये है कि इसको अरेंज कोई इजीली नहीं किया जा सकता। अगर पैसे भी अगर इसको देकर 4 से 5 लाख रुपए दिया जाए तो ये हर किसी को उपलब्ध भी आसानी से नहीं हो जाती। यानी कि इनका नेटवर्क भी काफी बड़ा था, और नेटवर्क बड़ा होने का मतलब ये है कि ये कितने लोगों के संपर्क और तार में होंगे। तो इसको भी अभी पुलिस कड़ी से कड़ी जोड़ने का प्रयास कर रही है, क्योंकि तीनों के पिस्टल्स एक जैसे होना और सभी के चलाने के अंदाज बिल्कुल परफेक्ट तरीके से होना, ये अपने में एक सबसे बड़ा कहते हैं जो जांच का विषय है ये उठता है। क्योंकि इसी गेट से एंट्री कर रहे हैं, इसी गेट से ही तीनों लोगों को पता है कि हमें किसको टारगेट करना है। जैसे कि बताया जा रहा है कि अरुण ने टारगेट करना था अतीक अहमद को, तो उसने अतीक अहमद को टारगेट किया। तो सबके मोटिव जो है वो बिल्कुल क्लियर था और इंटेंशन क्लियर थे। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, हत्यारे 48 घंटे पहले से, यानी जब साबरमती जेल से निकला उसके बाद हत्यारों ने प्रयागराज में डेरा डाला हुआ था। बाकायदा तीनों हत्यारे एक ही होटल में आकर रुके हुए थे, और हत्यारे रुकने के बाद वही प्लान होता है, वही प्लानिंग रची जाती है, और होटल से निकलने के बाद सीधे वो कॉलविन हॉस्पिटल पहुंचते हैं, जहां पर इस पूरे हत्याकांड को अंजाम देते हैं। मेरे सहयोगी पंकज लगातार मौजूद हैं। पंकज, कुछ होटल्स का जिक्र आ रहा है और ये कहा जा रहा है कि 48 घंटे से होटल में वो मौजूद थे, और साथ साथ ये भी कहा जा रहा है प्लानिंग बड़े लार्ज लेवल पर की गई है। तब जबकि पुलिस ये कह रही है कि नहीं नहीं, ये तो आए, तीनों अरेंज हुए और आकर मारकर चले गए। आपके पास इंफॉर्मेशन क्या है? आपने कुछ होटल्स का दौरा भी किया, सीसीटीवी फुटेज निकालने की कोशिश की गई, होटल कर्मियों से बातचीत करने की कोशिश की गई, क्या कह रहे हैं, कहां पर रुके थे, उसकी क्या डिटेल? ये जो प्रयागराज रेलवे स्टेशन के आसपास का जो होटल होते हैं वो बहुत छोटे बजट के होटल होते हैं, तो इनकी जो फाइनेंशियल बैकग्राउंड है उसको देखते हुए पुलिस को लगा कि हम उधर ही जाएं। तो कई होटलों में पुलिस की टीम 5 बजे सवेरे से लेकर 6 बजे तक गई, डीवीआर निकाला, रजिस्टर जिसमें एंट्री होती है कि किस नाम से, आधार कार्ड क्या है, उन सब चीज़ों को भी उसकी परीक्षण हो रहा है। उसके
उसके बाद तय हो पाएगा कि आखिर किस होटल में ये तीनों लोग वहां गए थे और ठहरे थे। ये भी खबर आ रही है कि तीनों अलग अलग दिन अलग अलग होटल में ठहरे थे, लेकिन अभी इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है। इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है। लेकिन फाइनेंशियल बैकग्राउंड का आपने जिक्र किया, इनके परिवारों तक भी TV9 भारतवर्ष के रिपोर्टर्स पहुंचे, उनके परिवारों से भी बातचीत की। बैकग्राउंड देखकर ऐसा नहीं लगता कि इनकी क्षमता ऐसी है कि ये 4-5 लाख रुपए की इंटरनेशनल मेड पिस्टल्स खरीद सके। वो पिस्टल्स जो पाकिस्तान के रास्ते ड्रोन से गिराई जाती है, क्या इनकी क्षमता लगती है आपको कि ये पिस्टल्स खरीद पाने में ये लोग सक्षम थे, या फिर ऐसा कोई चेहरा है जिसका सामने आना बहुत ज्यादा जरूरी है और उस चेहरे को लेकर अभी कोई बातचीत नहीं हो रही है? इसी सवाल पे हम आ रहे हैं और सवेरे से हम लोग इस बात को अपने यहाँ सवाल उठा रहे हैं कि आखिर ये रिमोट कंट्रोल किसी और के हाथ में तो नहीं था। ये वो तीन चेहरे जो दिख रहे हैं, इनविजिबल भी कोई चेहरा है क्या जिसने इन सबको लॉजिस्टिक सपोर्ट दिया होगा? क्योंकि हमीरपुर चले जाइए, बांदा चले जाइए या फिर कासगंज में, इन तीनों के घर, मकान या फैमिली बैकग्राउंड ऐसा नहीं है। तो सवाल ये है कि वो चौथा या पांचवा जो भी हो वो कौन है जिसने जी पुलिस उसको लेकर टॉप ऑफिशियल से आप लगातार संपर्क में हैं। पिछले कई हफ्तों से इस पूरे इशू को आप ट्रैक कर रहे हैं। साबरमती से जब पहली बार लाया गया, वापस भेजा गया, दोबारा लाया गया, अब आपके सोर्सेस क्या कह रहे हैं, टॉप ऑफिशियल्स क्या कह रहे हैं, गवर्नमेंट का रुख क्या है इस पूरे मामले में? देखिए, अभी सबसे पहले टॉप प्रायोरिटी ये है जो आज सीएम योगी आदित्यनाथ की यहाँ बैठक हुई थी, सारे सीनियर अधिकारी थे गृह विभाग के, कि पहले इन दोनों का पोस्टमार्टम करके इनको सुपुर्द खाक कर दिया जाए शव को। सबसे बड़ी चुनौती ये है कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहे और उसके साथ में बाद में धीरे धीरे इसकी जांच भी शुरू होगी। इसकी एक तरफ जांच और दूसरी तरफ जो सबसे बड़ा चैलेंज है, वो चैलेंज न सिर्फ प्रयागराज बल्कि उत्तर प्रदेश के तमाम जिले जो अल्पसंख्यक बाहुल्य जिले हैं या फिर वो इलाके जहां पर अल्पसंख्यक बाहुल्य आबादी रहती है, उन इलाकों में कानून व्यवस्था सुदृढ़ हो। इसीलिए बीती रात से ही पूरे उत्तर प्रदेश में धारा 144 को लागू कर दिया गया है। इंटरनेट प्रयागराज में फिलहाल बंद कर दिया गया है और यह भी अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ भी सरकार प्रॉम्प्ट एक्शन लेने की तैयारी में है। खबर यह भी आई है कि आज सुबह प्रयागराज से 4 ऐसे लोगों को हिरासत में लिया गया है जो अफवाह फैलाने की, नफरत फैलाने की कोशिश कर रहे थे। और इस बीच हम लगातार आपको तस्वीरें उस कॉलविन हॉस्पिटल की दिखा रहे हैं जहां बीती रात यह सबसे बड़ा हत्याकांड हुआ है। एक बार फिर से जो अतीक अहमद ब्रदर्स है, माफिया ब्रदर्स है, उनकी डेड बॉडीज को लाया गया है। सामने आपको एक व्हाइट कलर की गाड़ी नजर आ रही है, उसके ठीक पीछे एम्बुलेंस लगी हुई है। उसी 2 एम्बुलेंस में इन दोनों के शवों को लाया गया है। इंतजार किया जा रहा है क्योंकि सुबह ही यह बता दिया गया था कि लगभग 3 बजे से पहले इनका पोस्टमार्टम नहीं शुरू हो सकता है। और पोस्टमार्टम शुरू होगा कितने बजे, शाम को खत्म होगा, उसके बाद परिवार, क्या आज बॉडी परिवार को दी जाएगी, क्या आज सुपुर्दे खाक किया जाएगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। इसको लेकर क्या कुछ इनपुट है, विनय हमें बताएंगे। विनय, ये बताइए कि पोस्टमार्टम अभी शुरू नहीं हो पाया है, अभी जो बुलेट्स बॉडी में फंसे हुए हैं उसको एक्सरे के लिए बॉडीज को यहां पे लाया गया है। कब्रें तो खुद चुकी हैं लेकिन पीएम शुरू होने में अभी भी 1 घंटे का वक्त बाकी है, मतलब 3-3:30 बजे पीएम शुरू होगा और उसके बाद यह माना जा रहा है कम से कम 2 घंटे तक पीएम चलेगा। क्या संभावना नजर आ रही है, क्या आज अंतिम संस्कार होने की संभावना है? देखिए, आज अंतिम संस्कार होने की संभावना पूरी है क्योंकि पुलिस प्रशासन जिस अकॉर्डिंग अपनी तैयारी कर रखी है उससे साफ है कि अभी जो लगभग समय जो हो रहा है वो 2:15 बजे के आसपास का समय हो रहा है। तो ये माना जाए कि यहाँ पर एक्सरे कराने के बाद तकरीबन 3 बजे के करीब जो है SRN का जो मर्चरी हाउस है वहाँ पर जो है अतीक अहमद और अशरफ का जो है पोस्टमार्टम जो है वो शुरू हो जाएगा और तकरीबन 5-5:30 बजे तक का एक अनुमान लगाया जा रहा है कि ये पोस्टमार्टम की जो प्रक्रिया है वो खत्म होगी और उसके बाद जो है कसारी मसारी जो इनका पुश्तैनी इलाका बताया जाता है वहीं इनका कब्रिस्तान भी है, वहीं पर दोनों की बॉडी जो है सुबह खाक किया जाएगा। तो यानी कि कहा जाए कि 5:30 और 6 बजे का जो अनुमान है वो लगाया जा रहा है। लेकिन इस बीच जो ADG जोन है भानु भास्कर, उन्होंने भी साफ निर्देश दिए हैं कि लगातार ऐसे इलाकों में जो अति संवेदनशील इलाके हैं उनमें लगातार फ्लैग मार्च होता रहे और जो भी मूवमेंट्स है वो पुलिस अधिकारी जो है वो लगातार करते रहे। एक लगातार इनपुट जो है वो खुद जो है ADG जोन जो है वो खुद ले रहे हैं, मॉनिटर कर रहे हैं। मतलब न सिर्फ प्रयागराज बल्कि लखनऊ से प्रयागराज की हर अपडेट है उस पर नजर रखी जा रही है। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, तीनों हत्यारे जो अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ अहमद की हत्या में शामिल थे, तीनों का आपराधिक बैकग्राउंड रहा है। अरुण मौर्य जो कि कासगंज का रहने वाला है, कासगंज में उसको कालिया के नाम से भी जाना जाता है। तीनों का आपराधिक बैकग्राउंड है। क्या तीनों आपस में कनेक्टेड है, इस सवाल का जवाब जानने की कोशिश की जा रही है। फिलहाल तीनों के आपराधिक बैकग्राउंड का जिक्र आया है और शुरुआती जांच में यह भी पता चला है कि तीनों ने पुलिस
पुलिस की जांच में, शुरुआती जांच में जो बयान कबूलनामा अपना पुलिस के सामने दिया है, उसमें पुलिस के सामने इन्होंने झूठ बोला और अपने आपराधिक इतिहास को छिपाने की कोशिश की। पंकज, ये बताइए जरा और ये समझाने की कोशिश करिए, कल रात जब ये पुलिस की गिरफ्त में आए, पुलिस इनको लेकर शाहगंज थाने पहुंची, उसके बाद प्रारंभिक जो पूछताछ है वो शुरू हुई। शुरुआत में इन्होंने झूठ बोला कि इनका कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है, क्योंकि तीनों की उम्र, किसी की 23 साल, किसी की 22 साल, किसी की 18 साल। ऐसे में आपराधिक रिकॉर्ड छुपाने का मकसद क्या हो सकता है? और अब जब ये डिस्क्लोज हो गया है कि तीनों का आपराधिक रिकॉर्ड है, तो क्या पुलिस का ट्रीटमेंट बदलेगा, इन्वेस्टिगेशन की दिशा बदलेगी? बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि इससे पहले ये नहीं लग रहा था इन लोगों की पेशेवर अपराधी हैं। उसके बाद शुरुआत में तीनों ने यही एक बात कही, धीरे धीरे उसके बाद में तीनों जगहों पर, बांदा, हमीरपुर और इसके साथ कासगंज में वहाँ की पुलिस कप्तानों से बात की गई कि भाई इन ये तीनों शख्स हैं, इनके बारे में पता करें क्रिमिनल रिकॉर्ड है या नहीं है। उसके बाद जब जानकारी आई तो वाकई में उसके बाद से वो जो लाइन ऑफ एक्शन होता है ना इन्वेस्टिगेशन की, वो चेंज हो गया, वो बदल गया। बिल्कुल तो अब क्या हो सकता है इस पूरे मामले में, अगर इस पूरे मामले को समझने की कोशिश करें? क्योंकि एफआईआर की कॉपी सबसे पहले ब्रेक करने वाला चैनल TV9 भारतवर्ष था, आपने दर्शकों तक पहुंचाया। एफआईआर में क्या कुछ कहा गया है, क्या एक्शन ले रही पुलिस? क्योंकि इसमें खबर यह भी आ रही है कि एक शूटर जो लवलेश तिवारी है, उसको भी गोली लगी है और फिलहाल एडमिट कराया गया है उसको। जी हाँ, क्रॉस फायर में लवलेस को ही पांव में गोली लगी है। ये जो बिल्कुल आखिरी छोर पे जो देख रहे हैं ना बिल्डिंग, ये वो थाना है जिसका नाम है शाहगंज थाना। और सवेरे जब मैं यहाँ आया तो केस डायरी होती है एफआईआर से साथ में। तो कल जो आपने देखा ना, जो बता रहे थे कि सारे फॉरेंसिक टीम जो आई थी, सारी चीजें जो कलेक्ट की है, उसमें पिस्टल से लेके तमाम चीजें जो थी, उन सारे वहाँ पे फॉरेंसिक लैब की गाड़ी आई थी, सारी चीजों को वहाँ रखा गया है। मतलब जो कलेक्शन स्पॉट से किया गया है वो थाने ले जाया गया है और वहां उसका डिस्प्ले लगाया गया है और केस डायरी का वो हिस्सा है। केस डायरी का हिस्सा है वो, बाद में उसकी जांच होगी। तो वो जो आप कह रहे हैं ना कि चूंकि पूरा लाइन ऑफ एक्शन ट्रीटमेंट बदल गया, क्योंकि पहले ये दोनों तीनों क्रिमिनल रिकॉर्ड के नहीं पाए गए थे, उसके बाद जब बदली गई तो उस आधार पे सारी चीजें बदल जाती हैं, इन्वेस्टिगेशन का तरीका भी बदल जाता है। इन्वेस्टिगेशन का तरीका बदल जाता है। और इस बीच पंकज, एक बड़ी खबर ये आ रही है कि जो एफआईआर की कॉपी TV9 भारतवर्ष के हाथ लगी है, उसमें हत्यारे ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि हम फेमस होना चाहते थे, हम अतीक अहमद के गैंग का सफाया करना चाहते थे और हम ये चाहते थे कि माफियाओं के युग में हमारा नाम हो जाए और हम माफिया के रूप में इस्टेब्लिश हो जाए। इसीलिए हमने इस पूरे हत्याकांड को अंजाम दिया है। और आप देखिए कि इस वक्त भी माहौल क्या है वो दिखाने की कोशिश करते हैं। हत्या के लगभग 16 घंटे 17 घंटे वक्त बीतने को आ चुका है और अभी भी इलाके में तनाव है। और एक बार तस्वीरें दिखाते चलिए, वीरेंद्र आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, यहां से लेकर वहां तक, जहां तक आपकी निगाह जाएगी, चारों तरफ सिर्फ पुलिस और पुलिस की मौजूदगी, मीडिया का जमावड़ा और ये बंद दुकानें, अघोषित कर्फ्यू जैसा माहौल इस वक्त मुझे पूरे प्रयागराज में नजर आ रहा है। सिर्फ जिस इलाके में मैं खड़ा हूं, यानी कॉलवेन अस्पताल के आसपास का इलाका नहीं, बल्कि प्रयागराज का सिविल लाइंस हो, स्टेशन का इलाका हो, धूमनगंज का इलाका हो, जहां पर उमेश पाल रहते हैं, इन तमाम इलाकों में सन्नाटा छाया हुआ है। अघोषित कर्फ्यू लग गया है और यह भी कहा जा रहा है कि कोई भी व्यापारी बाहर निकलने को तैयार नहीं है, क्योंकि उसको लगता है कि तनाव बढ़ सकता है और तनाव बढ़ा तो प्रयागराज में स्थिति खराब हो सकती है। विनय, क्या रिपोर्ट है? पुलिस ने एहतियातन चकिया से लेकर धूमनगंज, SRM मेडिकल कॉलेज से लेकर यहाँ जिस जगह कॉलवेन हॉस्पिटल में जहां हम खड़े हैं, हर जगह सुरक्षा तो बढ़ा दी है, लेकिन खबरें क्या आ रही है? तमाम पूरे शहर की दुकानें बंद है। क्या यह अघोषित कर्फ्यू माना जाए? जी बिल्कुल, इसको एक तरीके से कहा जाए तो जितने भी जगह हैं जहां पर संडे के दिन यानी कि रविवार के दिन भी दुकानें खुलती थी, लेकिन आज जो है रविवार के दिन भी उन जगहों का जो दुकानें हैं वो नहीं खुली हैं। जैसे उमेश पाल के घर के आसपास का जो सुलेम सराय इलाका है, वहां पर दूध की तस्वीरें भी दिखाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो जो सुलेम सराय का जो इलाका है, जहाँ पे दूध की दुकानें हैं, जहाँ पे स्टेशनरी की दुकानें हैं, ये सारी दुकानें बंद है, जबकि ये संडे के दिन अमूमन तौर पे खुलती हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये भी इलाका ऐसा है जो शाहगंज का एरिया है, ये भी आप देख सकते हैं कि पूरे तरीके से टोटली कंप्लीटली जिसे कहा जाए वो बंद है। ऐसा लग रहा है जैसे कि लॉकडाउन वाली जो स्थिति थी वो यहाँ पर एक तरीके से देखने को मिल रही है। मतलब तो 2 साल बाद आप स्थिति ऐसी देख रहे हैं कि कोई कर्फ्यू जैसा माहौल नहीं है, कोई घोषणा नहीं की गई है, लेकिन उसके बावजूद पुलिस की मौजूदगी, पुलिस की गाड़ियों की मौजूदगी और इसके अलावा बंद दुकानों का यह मंजर बताने के लिए काफी है कि प्रयागराज में
माहौल बहुत ज्यादा तनावग्रस्त है। विनय, अपनी बात पूरी करिए। जी, तो जो हम लोगों ने देखा कहते हैं कि जिस तरीके से लगातार सुबह से जो प्रशासन है वो भी फ्लैग मार्च कर रही है, लेकिन किसी को भी ये नहीं कहा गया कि आप दुकानें जो है वो बंद कर लीजिए, लेकिन लोगों ने एहतियातन तौर पे अपनी दुकानें जो है वो बंद रखी हैं। यही डर, दहशत, बिल्कुल, क्योंकि 10:30 बजे के करीब जैसे ही अतीक अहमद और अशरफ की मौत की सूचना मिलती है तो यहां तक कि पेट्रोल पंप जो है वो भी 11 बजे कल बंद हो गए थे। तो कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं जो लोगों में खौफ था वो देखने को मिला। लोगों को जैसी सूचनाएं मिली वो तुरंत अपने मतलब शटर जो है वो शट डाउन कर दिए। तो कहा जा सकता है कि आज का भी जो रविवार का दिन जो है वो भी इसी तरीके का सेम दिख रहा है। ये कितने दिन तक रहेगा ये देखना होगा, क्योंकि इंटरनेट सेवाएं भी बंद हैं। इंटरनेट सेवाएं बंद है और एहतियातन चकिया से लेकर धूमनगंज, इसके अलावा एसआरएम मेडिकल कॉलेज से लेकर कॉलविन हॉस्पिटल के इलाके में, सिविल लाइंस के इलाके में जो दुकानें हैं वो पूरी तरह से बंद है। सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ है, कोई भी बाहर नहीं निकल रहा है, क्योंकि लोगों को अंदाजा यह है कि शहर का माहौल कभी भी खराब हो सकता है। हालांकि पुलिस अपनी तरफ से फोर्सेस के डिप्लॉयमेंट अलग अलग इलाकों में लगातार कर रही है। रैपिड एक्शन फोर्स के जवानों के साथ पीएससी के जवानों की तैनाती की गई है, साथ साथ उत्तर प्रदेश पुलिस के जवान, और साथ साथ पूरे शहर को कई सेक्टर्स में बांटा गया है। हर सेक्टर में एक आईपीएस अधिकारी जो कि बतौर डीसीपी इस शहर में तैनात है, उसकी ड्यूटी लगाई गई है और कोशिश यह की जा रही है कि माहौल ना खराब होने पाए। माहौल को लेकर बहुत ज्यादा चिंतित लखनऊ से लेकर प्रयागराज में जो हुक्मरान बैठे हैं वो है। सरकार रात से ही मॉनिटरिंग कर रही है। आपको क्या लग रहा है, जो फोर्सेस की अरेंजमेंट की गई है उसके बाद अभी तक तो स्थिति कंट्रोल में है, लेकिन रमजान का महीना है और कोई भी ऐसा उपद्रवी तत्व हो सकता है जो माहौल को खराब करने की कोशिश करे। कैसे सरकार निपट रही है, क्या कुछ इंतजाम? देखिए, जब रमजान का महीना शुरू होता है उससे पहले ही रामनवमी या मुहर्रम इस तरह के फेस्टिवल जब होते हैं, तब भी यूपी पुलिस जो है एक तरीके से वल्नरेबिलिटी मैपिंग करती है कि राज्य के कौन कौन से हिस्से में पोलराइजेशन हो सकता है, जो सेंसिटिव इलाके हैं वहाँ पर उन सब की मैपिंग पहले से की गई थी। उसी आधार पर आपने देखा होगा कल जैसे ही घटना हुई उसके बाद सभी 75 जिलों में 144 लगा दी गई, यहाँ पे इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई। उसके बाद सभी उन सेंसिटिव एरियाज में पुलिस की पेट्रोलिंग बढ़ा दी गई है, रैपिड एक्शन फोर्स, पैरामिलिट्री फोर्स, इन सबकी गश्त बढ़ा दी गई है, पीस कमेटी बना दी गई है। इसीलिए और खासतौर से प्रयागराज में लोग घर से बाहर ही नहीं निकलेंगे तो बवाल किस बात का होगा। आप देखिए, बिल्कुल कर्फ्यू जैसा माहौल है, बिल्कुल सन्नाटा पसरा हुआ। अतीक चकिया भी, अतीक अहमद तो लोग जानते भी थे, लेकिन स्थानीय स्तर पर अतीक अहमद की पहचान अतीक चकिया के नाम से उसको जानते थे, क्योंकि इसका गांव चकिया है। वहां का बेताज बादशाह रॉबिन हुड उसको कहा जाता था। चकिया में स्थिति क्या है, क्योंकि असद की जब डेड बॉडी गई थी तो भी वहां पर अघोषित कर्फ्यू जैसा माहौल था। इस समय चकिया की स्थिति क्या है, कितनी फोर्सेस की डिप्लॉयमेंट आपको बताई गई है? देखिए, जब भी बॉडी जाती है तो माहौल बहुत सरचार्ज हो जाता है, इमोशनल इशू हो जाता है। कल हम और आप जब दोनों थे तब भी इस तरीके की बात थी। एक एक पॉइंट्स को, एक एक सड़क को ब्लॉक कर दिया गया था। उनके परिवार के लोगों को, वकीलों को ही अंदर जाने दिया गया था जहाँ पर वो सुपुर्द खाक हो रहा था। आज भी उसी तरीके का होगा। अभी जो मेरे पास जानकारी आ रही है कि परिवार के सिर्फ गिने चुने यानी 1-2 सदस्यों को ही वहाँ पर जाने दिया जाएगा, जहाँ पर सुपुर्द खाक किया जाएगा। बाद बाकी खादिम रहेंगे और इमाम रहेंगे और किसी को जाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। आज भी वहाँ देखिए चकिया में हर कदम पर सुरक्षा के जवान जो हैं वो तैनात हैं। सुरक्षा के जवान तैनात हैं, लेकिन जैसे ही चकिया में एक खबर बीती रात पहुंची है कि अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ अहमद की बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी है। चकिया के इलाके में कुछ एटीएम से उसमें लूट की कोशिश की गई है, पत्थरबाजी करने की कोशिश की गई है और चकिया के माहौल को खराब करने की कोशिश की गई है। हालांकि एहतियातन रातों रात पुलिस ने चकिया के तमाम इलाकों में आपको बता दें, चकिया के तमाम इलाकों में पुलिस ने हैवी पुलिस डिप्लॉयमेंट की कोशिश की है और वहां पर पुलिस डिप्लॉयमेंट कर दी गई है। इस बीच एक और बड़ी खबर, अतीक अहमद हत्याकांड में 3 जो नामजद आरोपी हैं वो तो पुलिस की गिरफ्त में हैं, लेकिन 2 लोग ऐसे भी हैं जो नामजद नहीं है, यानी अज्ञात में जिनके नाम है, उनकी तलाश फिलहाल पुलिस ने तेज कर दी है। मतलब कुल 5 लोग इस हत्याकांड में शामिल थे, 3 फिलहाल पुलिस की गिरफ्त में हैं। 2 वो लोग कौन है, इसको लेकर चर्चा जारी है। 2 अज्ञात मददगार कौन है, क्या वो फाइनेंसर्स थे, क्या लोकल हेल्प उन्होंने मुहैया कराई, क्या पिस्टल खरीदने में, पिस्टल उन तक पहुंचाने में उन्होंने मदद की है, ये सबसे बड़ा सवाल है। और इन सवालों का जवाब जो है वो पुलिस जानने की कोशिश कर रही है और इन अज्ञात हमलावरों की पहचान के लिए एफआईआर में उनका नाम डाला गया है। 2 अज्ञात एफआईआर में लोगों का नाम का जिक्र है। कौन है वो लोग, किस तरह की मदद पहुंचाने में इन हमलावरों तक वो पहुंचे थे और किस तरह से आप देखते हैं? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि कल जैसे ही ये वारदात हुई है तो जब पुलिस को पता चला कि 3 लोगों के अलावा और भी 2 लोग हैं, तो पुलिस ने तकरीबन इस एरिया के 132
जो डीवीआर हैं वो पुलिस ने ले लिया है अपने कब्जे में, जो दुकानों पे लगे हुए थे, जो चौराहों पर लगे हुए थे, जो प्रमुख ऐसे स्थानों पे लगे हुए थे जहां से पुलिस को क्लू मिलने के काफी चांसेस हैं। तो अब देखना ये होगा कि जो 132 जो डीवीआर जो तमाम इस एरिया में लगे हुए थे, जिनको अपने कब्जे में पुलिस ने लिया है, उसको खंगालने के बाद क्या कुछ निकलता है, आखिर क्या कोई पीछे से बैकिंग तो नहीं कर रहा था, तो ये भी उस डीवीआर में दिखेगा। क्योंकि इस पूरे हॉस्पिटल जो कैंपस के अंदर अगर हम देखें तो 6-7 कैमरे तो यही अंदर और बाहर मिला के लगे हुए हैं। तो तमाम ऐसे क्लू मिल सकते हैं पुलिस को कि आखिर इन तीनों के अलावा पीछे कौन था। तो ये भी एक जांच का विषय है जिसको लेकर लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं क्राइम ब्रांच की जो टीम है। जो 3 लोग हिरासत में जिनको लिया गया है, तो एक फिलहाल कहते हैं अस्पताल में एडमिट है जिनका इलाज चल रहा है, और 2 लोगों से पुलिस लगातार पूछताछ कर रही है। आपकी बातों का लब्बो लबाब विनय ये समझा जाए कि इस पूरे हत्याकांड में सीसीटीवी फुटेज बहुत अहम भूमिका निभा सकता है। और इस वक्त जहां पर हम खड़े, जहां इस पूरे हत्याकांड को अंजाम दिया गया, खून के धब्बों को छिपाने के लिए ये चूना डाला गया है। आप देखिए इस हॉस्पिटल में भी सीसीटीवी कैमरे आपको उस कॉर्नर पर नजर आएंगे, यानी टॉप एंगल व्यू, पूरा सब कुछ रिकॉर्ड हुआ। और खबर मेरे पास ये है कि पुलिस ने इस हॉस्पिटल के डीवीआर को भी अपने कब्जे में ले लिया है। उससे यह जानने की कोशिश फिलहाल पुलिस इस पूरे हत्याकांड में कर रही है कि आखिरकार जो हमलावर थे, जो हत्यारे थे, वो कितने देर पहले आकर यहां पर इंतजार कर रहे थे। क्या एक दिन पहले यानी 48 घंटे की फुटेज को अपने कब्जे में लेने की कोशिश की जा रही है। पंकज लगातार हमारे साथ मौजूद है और मैं चाहूंगा कि मेरे सहयोगी पंकज एक बार आए यहां पर और आपको बताने की कोशिश करें कि इस पूरे हत्याकांड में जो सबसे बड़ी भूमिका निभाएगा वो सीसीटीवी फुटेज है। पंकज, हम देख रहे हैं कि जहां पर यह हत्याकांड हुई थी वहां पर सीसीटीवी भी हमको नजर आ रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर, इस पूरे मामले में सीसीटीवी फुटेज जो है वो अहम भूमिका निभा सकता है और अशरफ और अतीक अहमद को सुपुर्दे खाक करने की तैयारी है। हमारे रिपोर्टर ने ग्राउंड रिपोर्ट वहां से भेजी है, कसारी मसारी कब्रिस्तान, जहां 2 दिन पहले अतीक अहमद का बेटा असद अहमद का अंतिम संस्कार किया गया था, सुपुर्दे खाक किया गया था। ठीक उसके बगल में 2 और कब्रों को खोदी गई है। हमारे संवाददाता शिवांग माथुर ने एक रिपोर्ट भेजी है, वो आपको दिखाते हैं, फिर वापस चर्चा पर लौटते हैं। हमारे साथ इस वक्त जानू खान मौजूद हैं। जानू खान ये कब्र खोदने का काम करते हैं और ये पीढ़ियों से काम करते आ रहा है। अतीक के परिवार में उनके दादा वालिद जिनकी भी कब्र खुदी, वो इनके परिवार ने ही, इनके वालिदों ने खोदी है। जानू खान, ये जो कब्र खुद रही है, किन किन की कब्र है और क्या इनकी गहराई है, किस तरीके से? ये अतीक संसद की कब्र है, ये अशरफ की कब्र है। अच्छा, ये 6.5-7 फीट लंबी ये है, 7.5 ये है लंबान, और उसके बाद इसकी चौड़ाई 4 फीट, इसकी चौड़ाई 3 फीट, और ये होगी 8 से 7 फीट गहरी हो जाएगी। दोनों में कब्र गहरी कब्र हो जाएगी। यानी कि जो अतीक की कब्र है उसको बड़ा खोदा जा रहा है, चौड़ी खोदी जा रही बॉडी की वजह से। बॉडी वो है ना, तो उसकी चौड़ी खोदी, बीच वाली वो खोदेगी, ये साइड वाली खोदेगी। अच्छा जी हाँ। इससे पहले आपने उनके परिवार में किन किन लोगों की, आपके परिवार वालों ने कब्र खोदी है? उधर फेंको सानू, उधर फेंको। किस किस की कब्र खोदी है? ये हमने उनके पापा की खोदी कब्र, उसके बाद उनके लड़के की खोदी कब्र, अब ये दोनों जने की ये खोद है। उनकी मम्मी कब्र हमारे पापा ने खोदा था। यहाँ पे कितनी देर की प्रक्रिया होगी? यहाँ पे दफन की क्या प्रक्रिया होती है? ये मिट्टी आएगी, मिट्टी आने के बाद नहलाया जाएगा, नहलाने जाने के बाद फिर यहाँ आएगी मिट्टी, यहाँ जनाजे की नमाज होगी, जनाजे की नमाज होने के बाद फिर मिट्टी यहाँ लाएंगे, इधर रखा जाएगा एक जने की इधर रखा जाएगा, फिर मिट्टी अंदर उतारा जाएगा, बॉडी पटरा लगाया जाएगा, पटरा में रखा मस्जिद पर, पटरा लगाया जाएगा, उसको बंद करा जाए, मिट्टी साना जाएगा, मिट्टी सान के हल्की हल्की जो झरी रहेगी पटरे के जो हर जोन पे लगा दिया जाएगा। लगाने के बाद उसको फिर बंद होगा, पब्लिक बाहर आ जाएगी, सब पब्लिक जितनी रहेगी मिट्टी देगी। मिट्टी देने के बाद फिर हम लोग फड़वा से उसको दफन करेंगे। अच्छा, मिट्टी गिराएंगे। कितनी देर की प्रक्रिया होती है ये पूरी? ये 1 घंटा 1.5 घंटा लग जाएगा। 1-1.5 घंटा। हाँ, स्टैंड बाय। तो असद के ठीक बगल में अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ अहमद की कब्र खोदी जा चुकी है। थोड़ी देर बाद एक्सरे के बाद दोनों के शव फिलहाल एसआरएम मेडिकल कॉलेज में ले जाया जाएगा, जहां मॉर्चरी में उनका पोस्टमार्टम होगा। डॉक्टरों का पैनल ये पोस्टमार्टम करेगा, बाकायदा उनके पोस्टमार्टम की वीडियो रिकॉर्डिंग भी करवाई जाएगी और उसके बाद परिवार को शव सौंपा जाएगा। लेकिन क्या आज अंतिम संस्कार होगा, इसको लेकर थोड़ा सा रहस्य बरकरार है, उस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन वापस लौटते हैं अपनी चर्चा पर। पंकज, हम रिपोर्ट दिखाने से पहले इस बात की चर्चा कर रहे थे कि सीसीटीवी फुटेज न सिर्फ जिस होटल में हत्यारे रुके थे, बल्कि जिन रास्तों का इस्तेमाल किया था, कब कब उन्होंने रेकी की, इन तमाम चीजों को एस्टैब्लिश करने में सीसीटीवी की भूमिका बहुत अहम होगी। और खासकर जहां यह हत्याकांड हुआ था
ठीक उसके सामने एक सीसीटीवी फुटेज आपको नजर आएगा, सीसीटीवी कैमरा नजर आएगा, इसमें भी पूरी वारदात कवर हुई थी। कैसे देखते हैं आप? देखिए, जो भी इस तरह के क्राइम की घटनाएं होती हैं उसमें सीसीटीवी फुटेज का बड़ा अहम रोल होता है। अब देखिए 24 फरवरी को उमेश पाल शूटआउट का सीसीटीवी फुटेज से सारे जो हत्यारे थे वो सारे आइडेंटिफाई हो गए। इससे इन्वेस्टिगेशन में बहुत सुविधा होती है। अब इस जगह से जो ये कॉल्विन कॉलेज है, यहाँ से कॉल्विन मेडिकल है, यहाँ से लेकर के धूमनगंज का जो पुलिस स्टेशन था वहाँ के रास्ते में ये करीब आपको 10-15 मिनट लगता है आने जाने में। उस रास्ते में जहाँ जहाँ सीसीटीवी फुटेज लगे हुए हैं, इस सड़क पर देखिए कई सारे दुकानें होंगी, कई होटल होंगे, घर होंगे, उन सारे सीसीटीवी फुटेज को खंगाला जा रहा है, उनमें से लिया जा रहा है। कुछ सीसीटीवी कैमरे खराब भी होते हैं, कुछ अच्छे भी होते हैं। उन सबको लेकर के फिर उसको ट्रैकिंग की जाएगी कि ये जो 2 दिन 3 दिन तक रेकी कर रहे थे, ये असद की, माफ करिएगा, अशरफ की और अतीक की, तो आखिर इनका मूवमेंट क्या क्या था? क्या हम जो कह रहे थे ना कि चौथा पांचवा शख्स भी हो सकता है, हो सकता है उसमें दिख जाए, क्या वो लोग शामिल थे? तो बड़ा अहम रोल होगा इन सीसीटीवी फुटेज का। तो सीसीटीवी फुटेज का बहुत ज्यादा अहम रोल इस पूरे हत्याकांड के पर्दाफाश में होने वाला है। और इस बीच एक और आपको खबर बता दें कि अतीक और अशरफ की डेड बॉडीज जो कि एक्सरे के लिए लाई गई थी, वो थोड़ी देर में कॉल्विन हॉस्पिटल से रवाना हो जाएगी एसआरएम मेडिकल कॉलेज। और माना यह जा रहा है कि 2 घंटे का वक्त और उसके बाद वहां पर पोस्टमार्टम की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और उसके बाद परिवार को शव देने की प्रक्रिया भी शुरू की जाएगी। लेकिन अंतिम संस्कार कब होगा, इसको लेकर संशय बरकरार है, क्योंकि देर शाम ऐसा माना जाता है कि मुस्लिम धर्म में रात के अंधेरे में अंतिम संस्कार नहीं होता है। और शायद अगर ऐसा हो तो रात भर डेड बॉडीज जो है वो पुलिस और प्रशासन के कब्जे में रहेगी। मैंने क्या इंफॉर्मेशन, क्योंकि 3 बजे अगर 2 डेड बॉडीज हैं, अगर उनका पोस्टमार्टम शुरू भी होगा, 3 डॉक्टरों का पैनल करेगा, वीडियोग्राफी कराई जाएगी और उसके बाद परिवार को सौंपा जाएगा। तो क्या इतना वक्त है कि आज दोनों के शव को सुपुर्दे खाक किया जा सके, या फिर रात भर इंतजार करना होगा और कल बॉडी परिवार को हैंड ओवर की जाएगी? देखिए, जो जिस हिसाब से पुलिस जो टाइमिंग लेकर चल रही है और जो वहाँ पे डॉक्टरों का पैनल है, उन्होंने भी अपनी एक टाइमिंग दी है कि एक बॉडी को जो पोस्टमार्टम करने में कितना समय लगता है। वो 50 से 55 मिनट का एक अनुमान टाइम वो लेकर चल रहे हैं, यानी कि लगभग 2 घंटा। तो ऐसे में अगर मैंने भी डॉक्टर से बात की कि कई केसेस में वो डिफर करता है, कभी कभी जब साधारण केस होता है तो 1 घंटे भी लगता है, लेकिन ये चूंकि स्पेशल केस है, इतना बड़ा माफिया है, इतना बड़ा हत्याकांड है, और ये हत्याकांड सामान्य इसलिए नहीं है क्योंकि पूरे हत्याकांड की जो फुटेज है वो पूरे देश और दुनिया में तेजी से वायरल हो रही है, इसलिए केस स्पेशल हो जाता है। बिल्कुल, जिस तरीके से अतीक अहमद और अशरफ की गोली मारने की भी लाइव विजुअल जो है वो भी लोगों ने देखा, तो इससे साफ जाहिर होता है कि इनकी पोस्टमार्टम जो होना, एक एक पैनल से होकर गुजरना बेहद इंपॉर्टेंट है। चाहे वो वीडियोग्राफिंग हो, चाहे वो चीजें को नोट करनी, एक एक डॉक्यूमेंट्रीज हो, वो सारी चीजें पुलिस बनाएगी। उसकी बाकायदे एक सीडी बनेगी, उस सीडी के भी 3 पार्ट्स जो बताए जा रहे हैं वो बनाए जाएंगे। तो कहा जा सकता है अगर देर होगी तो संभवतः है कि इसको बॉडी जो है पुलिस जो है रात भर वहीं रखे, अपने पोस्टमार्टम में रखेगी। बिल्कुल, और अगले दिन जो है वो हैंडओवर करे। लेकिन अगर समय रहते अगर ये पोस्टमार्टम जो है प्रक्रिया अगर पूरी हो जाती है तो आज ही शाम 5 बजे के करीब जो है दोनों की बॉडी जो है कसारी मसारी ले जाई जाएगी, जहां पर कब्रिस्तान है उनका पुश्तैनी, वहीं पे ले जाया जाएगा और वहां पर जो उनकी कब्र है वो खुद कर तैयार कर दी गई है। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि ये टाइमिंग पे और डॉक्टरों की जो पोस्टमार्टम है उस पर डिपेंड करता है जी। और देखिए, और शूटर्स के बयानों की जांच के साथ साथ जो 3 शूटर्स पकड़े गए हैं, बड़ी खबर यह आ रही है कि तीनों शूटर्स के मोबाइल फोन को पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया है। और माना यह जा रहा है कि इस हत्याकांड की जांच में तीनों शूटर्स के मोबाइल फोन बहुत अहम भूमिका निभा सकती है। उनके व्हाट्सएप चैट हो, उनकी कॉल डिटेल्स हो, और लास्ट 6 महीने वो किसके संपर्क में रहे हैं, इस हत्याकांड की प्लानिंग कहां से की गई, मास्टरमाइंड कौन है, और ये समझिए इसको जानना बहुत जरूरी है। पुलिस लगातार इस पूरे मसले में जांच कर रही है। फोन जो हत्यारों के हैं वो पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया है। सीसीटीवी फुटेज की जांच की जा रही है। शाइस्ता के सरेंडर का इंतजार किया जा रहा है। और इस बीच हत्याकांड में बड़ा सबूत जो है वो साबित हो सकता है हत्यारों का मोबाइल फोन। तो फिलहाल इस बुलेटिन में, इस स्पेशल बुलेटिन में ग्राउंड जीरो से मेरे साथ और मेरे सहयोगी विनय और पंकज के साथ इतना ही। देश और दुनिया के तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए TV9 भारतवर्ष के साथ।